गुड इवनिंग एवरीवन। बढ़िया आ गया। तो लास्ट लेक्चर में जो आपको मैंने टास्क दिया था, कहानी की शुरुआत उसी टास्क को इंप्लीमेंट करने से करते हैं अपन। ठीक है। टास्क क्या था, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। टास्क ये था कि आपको एक एम्प्लॉय क्लास बनानी है। एम्प्लॉय क्लास के अंदर आपको कितने मेंबर रखने हैं? क्वेश्चन पढ़ के क्या लग रहा है? एम्प्लॉय क्लास के अंदर आपको 4 मेंबर रखने हैं, जिसमें से 3 इंस्टेंस वेरिएबल होंगे और एक क्लास वेरिएबल होगा। करेक्ट। ठीक है। जो क्लास वेरिएबल होगा वो अपने अंदर क्या रखेगा? जो क्लास वेरिएबल होगा वो अपने अंदर रखेगा सैलरी कितने परसेंट बढ़ेगी, उस परसेंटेज की वैल्यू। है ना, नाम उसका रेज अमाउंट है, पर वो एक्चुअल में अमाउंट नहीं रखेगा, वो परसेंटेज रखेगा। गॉट इट। तो अगर रेज अमाउंट की वैल्यू 20 है तो इसका मतलब सैलरी 20% बढ़ेगी। यस। और रेज अमाउंट की वैल्यू कितनी होगी ये हमको मांगनी है यूजर से। यूजर से मांगकर इस रेज अमाउंट तक पहुंचानी है। इसके अलावा क्लास के अंदर और क्या क्या होगा? तो एक डंडर इनिट होगा जो नेम एज सैल क्रिएट और इनिशियलाइज करेगा। एक इंक्रीज सैल होगा जो हर एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाएगा। एक डिस्प्ले होगा जो डेटा को स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। फाइनली हमें क्या करना है? फाइनली मेन स्क्रिप्ट के अंदर 2 एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, उनको कुछ डेटा देना है और फिर यूजर से पूछना है सैलरी कितने से इंक्रीमेंट करनी है। जितना बोले उतने परसेंटेज का सैलरी पे इंक्रीमेंट देना है। ऑल गुड, ऑल क्लियर, शैल आई स्टार्ट? वेरी गुड। चलिए, तो प्रोग्राम को करते हैं अपन सेव एज। दिस विल बी ओके। इसको मैंने कर दिया सेव। ओके, इसको क्लोज, इसको करते हैं बंद, इस पूरे को करते हैं इरेज। लेट्स बिगिन विद द फ्रेश कोड। सो आई राइट क्लास ईएमपी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम बनाएंगे क्लास लेवल का वेरिएबल जिसका नाम मैं रख रहा हूं अपनी तरफ से रेज अंडरस्कोर अमाउंट। ये क्लास वेरिएबल है, ये पाइथन को समझ में आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या देखकर? इसका प्लेस ऑफ डिक्लेरेशन देखकर। पाइथन ना 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 नवीन, वो तो क्लास मेथड बना रहे हो तुम। मैं कह रहा हूं ये क्लास वेरिएबल है, पाइथन को समझ में आएगा? तो जवाब है बिल्कुल आएगा, इसका प्लेस ऑफ डिक्लेरेशन देखकर। क्योंकि मैंने इसको डिक्लेयर करा है क्लास बॉडी के अंदर, तो पाइथन के लिए दिस इज क्लास वेरिएबल। फिर उसके बाद मैं एक मेथड बनाऊंगा। मेथड क्यों बना रहा हूं मैं? मेथड इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं इस रेज अमाउंट को इनिशियलाइज कर पाऊं। और इसके लिए मैं एक मेथड बना रहा हूं सेट अंडरस्कोर रेज अंडरस्कोर अमाउंट। ठीक, कितने आर्गुमेंट लेगा ये? जल्दी फटाफट। 2 आर्गुमेंट लेगा। एक आर्गुमेंट सीएलएस होगा, ओके, और दूसरा आर्गुमेंट वो अमाउंट होगा। एग्जैक्ट बोलूं तो वो परसेंट होगा, जितने परसेंटेज से मुझे इस अमाउंट को सेट करना है। गॉट इट। तो अंदर क्या लिखेंगे हम? ये हमारा फंक्शन है, सो विल गो फॉर डेफ। अंदर हम लिखेंगे रेज अंडरस्कोर अमाउंट। रेज अंडरस्कोर अमाउंट इज इक्वल्स टू फॉलोड बाय दैट परसेंट वेरिएबल। एट द रेट क्लास मेथड क्या है? डेकोरेटर है शोभित। लेक्चर मिस हुआ है तुम्हारा लास्ट? तो फिर कहां थे तुम? लेक्चर में तो बताया है मैंने। गॉट इट। अपने आप में क्या लगेगा? अपने आप में आपको लगाना पड़ेगा क्लास मेथड। गॉट इट। हाँ, सीएलएस पे नहीं आएगा, सॉरी, सीएलएस गलत लगा दिया मैंने। ठीक है। एट द रेट क्लास मेथड डेकोरेटर होता है। किसी भी मेथड को क्लास मेथड बनाना है तो उसके ऊपर ये इंस्ट्रक्शन हमें लिखना पड़ता है ताकि पाइथन को याद रहे कि इस मेथड को ट्रीट करना है एज क्लास मेथड। ठीक है। फिर इसके बाद आएगा हमारा रेगुलर डंडर इनिट मेथड। कितने आर्गुमेंट लेगा? जल्दी, क्विक। वेरी गुड। हमारा डंडर इनिट मेथड सेल्फ के अलावा 3 आर्गुमेंट और लेगा। एक नेम लेगा, एक एज लेगा और एक सैलरी लेगा। अंदर सेम स्टेटमेंट, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, परफेक्ट। सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, परफेक्ट। सेल्फ डॉट सैल इक्वल टू सैल, ये भी बढ़िया। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा एक मेथड होगा जिसका नाम होगा इंक्रीज अंडरस्कोर सैल। जब ये कॉल होगा तो लोगों को क्या मिलेगा? जब ये कॉल होगा तो लोगों को सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा। है ना? वेरी गुड। और ये इंस्टेंस मेथड होगा। बिल्कुल, ये इंस्टेंस मेथड होगा। अंदर का स्टेटमेंट, अंदर का स्टेटमेंट कि जिस भी ऑब्जेक्ट से हम इसको कॉल करेंगे उस ऑब्जेक्ट की जो करंट सैलरी है वो करंट सैलरी रेज अमाउंट परसेंटेज से इंक्रीमेंट हो जाए। तो मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट सैल मल्टीप्लाइड बाय ईएमपी डॉट रेज अमाउंट। और गौर करिएगा परसेंट है ये, तो डिवाइड कर देंगे 100 से।
सही है मैथ्स? गॉट इट? तो जितनी भी उसकी करंट सैलरी है, उस करंट सैलरी का इतना परसेंट निकालो और करंट सैलरी के अंदर ऐड कर दो। ठीक है, फाइनली हम कॉल करेंगे डिस्प्ले। सो विल गो फॉर डेव डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले में क्या होगा? पैरामीटर टाइप अगेन इसका सेल्फ होगा, और डिस्प्ले को क्या करना है? डिस्प्ले को ये सारा डेटा शो करना है। तो यहां आकर हम लिख देंगे प्रिंट। प्रिंट के बाद हम लिख देंगे नेम, कॉमा सेल्फ डॉट नेम, कॉमा एज कोलन सेल्फ डॉट एज, कॉमा सैलरी कोलन सेल्फ डॉट सैलरी। ये हो गया आपके यूजर का पूरा डेटा। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद आइए आप मेन स्क्रिप्ट पे। मेन स्क्रिप्ट में आने के बाद फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप यूजर से, बल्कि यूजर से बाद में, पहले आप दो ऑब्जेक्ट्स बना लीजिए। तो मैंने कहा E1 इक्वल टू EMP, नाम अमित, ठीक है, एज 22, अमित की सैलरी 50,000। E2 इज इक्वल्स टू अगेन EMP, ठीक है, नाम सुमित, सुमित की एज 24, सुमित की सैलरी लेट से 40,000। ये सुमित की सैलरी है। अब मैं कहूंगा प्रिंट बिफोर इंक्रीमेंटिंग सैलरी। इनकी सैलरी बढ़ने से पहले इनको क्या डेटा, इनके पास क्या डेटा है? सो आई राइट E1 डॉट डिस्प्ले, आई ऑल्सो राइट E2 डॉट डिस्प्ले। ऐसा करके दोनों ऑब्जेक्ट का डेटा मेरे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहूंगा मैं यूजर से वो अमाउंट मांगू जितने अमाउंट से सैलरी इंक्रीज होनी है। ठीक, तो वो अमाउंट कैसे मांगा जाएगा? जल्दी क्विक, वो अमाउंट कैसे मांगा जाएगा? परसेंट मांगना है मुझे, तो मैं लिखूंगा परसेंट इज इक्वल्स टू, लेट्स से फ्लोट, यूजर फ्लोट दे सकता है, इनपुट, और यहां मैं कह दूंगा एंटर रेज परसेंटेज। कितने से सैलरी बढ़ानी है जरा बताओ? जो यूजर कहेगा वो परसेंट में आ जाएगा। अब क्या करा जाए? किसको कॉल करा जाए? अब आपको कॉल करना है इस मेथड को जिसका नाम है सेट रेज अमाउंट। क्या लिखना पड़ेगा यहां? लिखना पड़ेगा आपको EMP डॉट सेट रेज अमाउंट। पैरामीटर में क्या जाएगा? पैरामीटर में आप तो एक ही आर्गुमेंट भेजेंगे, परसेंट। पाइथन कितने भेजेगी? पाइथन भेजेगी दो, एक आपका परसेंट और एक पाइथन की तरफ से क्लास ऑब्जेक्ट एड्रेस जिसको रिसीव करेगा CLS। गॉट इट? रेज, सॉरी स्पेलिंग में चेंज। अच्छा, और ये जो रेज अमाउंट मैंने लिखा है ये सही लिखा है? लाइन नंबर 6 गलत लिखी है। अगर इस तरह से मैं रेज अमाउंट लिखूंगा तो रेज अमाउंट लोकल हो जाएगा ना। वेरी गुड, तो मुझे इसके आगे भी लगाना चाहिए CLS डॉट। सही कहा मैंने? तब जाकर पाइथन को समझ में आएगा कि ये वो वाला रेज अमाउंट है जो क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर बैठेगा। और CLS ना लगाऊं तो इसकी जगह क्या लगा सकता हूं? CLS ना लगाऊं तो मैं इसकी जगह EMP भी कह सकता हूं। वो ऑप्शन भी मेरे पास अवेलेबल है। बट बेटर है जब पाइथन आपको क्लास ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे रही है तो आप उसका इस्तेमाल करके रेज अमाउंट तक अपना डेटा पहुंचाएं। ठीक, अब इसके बाद हम बोल देते हैं ये सैलरी रेज हो गई। अब इसके बाद बिफोर को कर देते हैं अपन आफ्टर, एंड बिफोर डिस्प्लेइंग द सैलरी अपन एक बार सैलरी का इंक्रीमेंट दे देते हैं। और सैलरी का इंक्रीमेंट देने के लिए E1 डॉट इंक्रीज सैल, E2 डॉट इंक्रीज सैल, दोनों एम्प्लॉयज की सैलरी का इंक्रीमेंट करने वाला मेथड वन बाय वन कर लिया जाए कॉल। तो अब आप अच्छे से देखिए और बताइए कोड का फ्लो क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। सबसे पहले कौन सी लाइन चलेगी? सबसे पहले कौन सी लाइन चलेगी? तो जवाब है 19। कहानी की शुरुआत लाइन नंबर 19 से होगी। जब लाइन नंबर 19 चलेगी तो पाइथन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी जिसको E1 रेफर करेगा, जिसके अंदर तीन इंस्टेंस वेरिएबल बनेंगे, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट सैलरी। उसके बाद दूसरा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनेगा जिसको E2 रेफर करेगा, उसके लिए भी डंडरनेट चलेगा, और ये तीनों बन जाएंगे। अब उसके बाद आप डेटा शो कर देंगे तो बहुत सिंपल सिंपल आपको अमित 22 50,000, सुमित 24 40,000 दिख जाएगा। फिर आप यूजर से बोलेंगे परसेंटेज दो जितने से सैलरी इंक्रीमेंट करनी है। मान लेते हैं यूजर ने आपको 10 दिया है, तो आपका ये वाला लाइन नंबर 26 का कॉल यहां से 10 पास करेगा, 10 जाकर कॉपी इस परसेंट में होगा और असाइन हो जाएगा क्लास वेरिएबल रेज अमाउंट के अंदर। इसके बाद जब आप कॉल करेंगे इंक्रीज सैल, तो अगर E1 ने कॉल करा है तो E1 की सैलरी कितनी है? 50,000। ये हो जाएगा 50,000
multiplied by 10 upon 100. How much is 10 upon 100? इसमें भी टाइम लग रहा है. 10 upon 100 भाई. हाउ मच इज 10 अपॉन 100? 0.1 होगा ना. 0.01 क्यों हो जाएगा? और ज्यादा कम हो जाएगी सैलरी. 0.1 होगा ना. वेरी गुड. तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.1. विल आई गेट 5,000? यस, वो 5,000 जुड़ जाएगा 50,000 में. बंदे की टोटल सैलरी हो जाएगी 55,000. गॉट इट? इसी तरह से 40,000 के लिए भी चलेगा ये. अब E2 कॉल करेगा. सेव डॉट सेल अब 40,000 होगा. 40,000 इंटू 10% कितना हो गया? 4,000. टोटल सैलरी हो गई इसकी 44K. डिस्प्ले करोगे आपको इंक्रीमेंटेड सैलरी दिख जानी चाहिए. ठीक है. सो लेट मी रन दिस कोड. दिस इज आवर chapter 27 going on. So CD 27 Python example 27.py. ठीक. आपके प्रोग्राम ने सैलरी इंक्रीज करने से पहले डेटा शो कर दिया है और पूछ रहा है कितने से बढ़ानी है. मैंने कहा जी 10% बढ़ानी है. 10% बढ़ाकर आपको एक की दिख गई 55,000, दूसरे की दिख गई 44,000. कोई क्वेरी कोई सवाल तो पूछे, नहीं तो कहानी को आगे बढ़ाऊं. सर क्लास ऑब्जेक्ट कब बनता है? क्लास का फर्स्ट यूज करने पर या डिफाइन करने के साथ ही? जैसे ही आप क्लास डिफाइन करोगे और कहीं भी क्लास को यूज करोगे, पाइथन क्लास ऑब्जेक्ट आपके लिए बना देगी. कैसा भी यूज करोगे क्लास का, पाइथन इज गोइंग टू क्रिएट दैट क्लास ऑब्जेक्ट. ओके, चलो आगे. डन? नो क्वेरीज, नो डाउट्स? वेरी गुड. अब अगला छोटा सा चैलेंज सॉल्व करिए. इससे आपको अगले टॉपिक का इंट्रोडक्शन मिलेगा. मैं चाहता हूं मैं पाइथन में एक क्लास बनाऊं. ठीक है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. आई वांट मैं पाइथन के अंदर एक क्लास बनाऊं. क्लास का नाम हो मैथ. मुझे इस मैथ क्लास के अंदर एक मेथड बनाना है जिसका नाम ADD ऐड हो. एक मेथड बनाना है जिसका नाम ADD ऐड हो, जो पैरामीटर में दो इंटीजर्स ले, उन्हें ऐड करे और उनका सम प्रिंट करे. फिर सुनिएगा, मुझे इस मैथ क्लास के अंदर एक मेथड बनाना है जिसका नाम ऐड हो, जो पैरामीटर में दो इंटीजर्स ले, उन्हें जोड़े और उनका सम प्रिंट करे. तो जितना आपने अभी तक पाइथन में ऊप समझी है, मेथड कैसे बनाते हैं? डेफ से. और क्या? सो मैंने डेफ लिखा, मेथड का नाम ऐड दिया. करेक्ट. और इस ऐड मेथड में कॉमा A कॉमा B लिखा. सही कहा मैंने? ऐड में A कॉमा B आ गया. अंदर मैं कहूंगा सम इक्वल टू A प्लस B, और फिर मैं एक लाइन और लिख दूंगा, प्रिंट सम इज कॉमा सम. सही? बिल्कुल सही. परफेक्ट. अब आप मुझे बताइए, मुझे इस ऐड को कॉल करना है. आई वॉन्ट टू कॉल दिस ऐड मेथड. कैन आई कॉल इट लाइक दिस? तो जवाब है नो, आई कैन नॉट. रीजन बीइंग, ये जो मैंने ऐड है, क्या मैंने इसको इंस्टेंस मेथड बना दिया है? जी, इसको आपने इंस्टेंस मेथड बना दिया है. क्या इंस्टेंस मेथड के लिए मुझे मैथ क्लास का हर हाल में ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बनाना पड़ेगा. भले ही मेरे प्रोग्राम में इस ऑब्जेक्ट का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, कोई रोल ना हो, पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐड में आपने सेल्फ दिया हुआ है, और सेल्फ देने के कारण ही क्या बन गया है? सेल्फ देने के कारण वो बन गया है अपने आप में इंस्टेंस मेथड. अब अगर मैं पाइथन से कहता हूं m.add 10,20, तब जाकर कोड चलेगा? तो जवाब है हाँ, कोड चलेगा. लेकिन आप भी नोटिस कर पा रहे होंगे, इसमें जो मैंने सेल्फ ले रखा है उसका कोई काम ही नहीं है मेरे कोड में. जबरदस्ती मैंने सेल्फ बनाया हुआ है. अगर मैं सेल्फ हटा दूं, अगर मैं सेल्फ हटा दूं तब, अगर मैं सेल्फ हटा दूं तो पाइथन पकड़ा देगी एरर. क्यों पकड़ा देगी? क्योंकि पाइथन तो इसको अभी भी क्या मानकर बैठी है? पाइथन तो अभी भी इसको मानकर बैठी है इंस्टेंस मेथड. और क्योंकि पाइथन इसको इंस्टेंस मेथड मानकर बैठी है, वो फर्स्ट आर्गुमेंट के तौर पे सेल्फ भेजेगी, सेकंड और थर्ड आर्गुमेंट जाएंगे 1020. जो सेल्फ है वो किसमें कॉपी होगा? ए में. वेरी गुड भरत. जो सेल्फ है वो ए में कॉपी होगा. ये मत सोचिएगा सेल्फ को सेल्फ चाहिए, पोजीशन के हिसाब से कॉपी होगा. पहला आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है, वो ए में चला जाएगा, 10B में चला जाएगा, और किसको जगह नहीं मिलेगी? 20 को जगह नहीं मिलेगी. पाइथन शिकायत करते हुए कहेगी 20 का क्या करें?
2 पोजिशनल आर्गुमेंट आपने लिए हैं, जबकि भिजवा आप 3 रहे हैं। गॉट इट? अब अगर आप चाहते हैं कि आप इस ऐड मेथड को अननेसेसरली एक्स्ट्रा आर्गुमेंट मिलने से बचाएं, अननेसेसरी ऑब्जेक्ट कॉल करके या ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल होने से बचाएं, तो आपको इसको क्या बना देना चाहिए? आपको इसको बना देना चाहिए एक तीसरा मेथड, जो पाइथन में कहलाता है स्टैटिक मेथड। अब सवाल आता है स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं? गौर करिएगा, स्टैटिक मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो क्लास का पार्ट तो होते हैं, पर उन्हें कोई लेना देना क्लास के डेटा से, क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल से, क्लास ऑब्जेक्ट से, किसी से कोई लेना देना नहीं होता। ना इनके पास सेल्फ होता है, ना इनके पास सीएलएस होता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, ना इनके पास सेल्फ होता है, ना इनके पास सीएलएस होता है। आप मुझे ये बोल सकते थे कि सर अगर हम इसको क्लास मेथड बना देंगे तब भी तो अपन बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर पाएंगे बाय राइटिंग मैथ डॉट एड। तो जवाब है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इसको क्लास मेथड बना देंगे तब भी आप इसको बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर पाएंगे। लेकिन गौर कीजिएगा, आर्गुमेंट 2 नहीं जाएंगे, आर्गुमेंट 3 जाएंगे। आपको तो भी यहां पर एक सीएलएस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई मेथड क्लास मेथड है तो पाइथन उसको अपनी तरफ से फर्स्ट आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास करती है, क्लास ऑब्जेक्ट एड्रेस। अब वो तो हमारे किसी काम का दिख नहीं रहा है इस कोड के अंदर, तो क्यों जबरदस्ती वो एड्रेस हम पास करवा रहे हैं और रिसीव करवा रहे हैं? तो पाइथन कहती है अगर तुम चाहते हो मेरी तरफ से कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर ना जाए, उतने ही जाएं जितने तुमने लिए हैं, तो तुम इसको क्लास मेथड की जगह डेकोरेटर लगा के क्या बना दो? तुम इसको क्लास मेथड की जगह डेकोरेटर लगा के बना दो स्टैटिक मेथड। एक बार फिर मैं याद दिला दूं, डेकोरेटर्स क्या होते हैं? डेकोरेटर वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो पाइथन को मेथड को कैसे हैंडल करना है इस बात की गाइडेंस देते हैं। अगर आप कुछ नहीं लगाएंगे तो पाइथन मान लेगी कि ये इंस्टेंस मेथड है। क्लास मेथड लगाएंगे तो वो मान लेगी क्लास मेथड है और सीएलएस पास करेगी। पर अगर आप लगा देंगे स्टैटिक मेथड तो पाइथन क्या सोच लेगी? पाइथन सोच लेगी ये स्टैटिक मेथड है, अब इसमें कोई सीएलएस नहीं जाएगा, सिर्फ उतने ही पैरामीटर जाएंगे जितने आपने भेजे हैं। एम आई राइट? हाँ जी शोभित, एनोटेशन मान लीजिए आप इसको। एक्चुअली इसको एनोटेशन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डेकोरेटर। क्या करता है डेकोरेटर? डेकोरेटर पाइथन को कंपाइल टाइम पे ये बता देता है कि इस मेथड को हैंडल कैसे करना है। अगर आपने इसके ऊपर स्टैटिक मेथड लगाया तो पाइथन इसको स्टैटिक मेथड की तरह हैंडल करेगी। अगर आपने इसके ऊपर क्लास मेथड लगाया, पाइथन इसको क्लास मेथड मानेगी। कुछ नहीं लगाया तो क्या मानेगी? तो कुछ नहीं लगाया तो मान लेगी हाल फिलहाल के लिए इंस्टेंस मेथड। ठीक है, तो अब अगर मैं इस कोड को चलाऊं, ऑफ कोर्स सेव करने के बाद, तो अब क्या ये कोड प्रॉपर तरीके से मुझे सम दिखा देगा? बिल्कुल दिखा देगा, है ना। दूसरी बात, क्या स्टैटिक मेथड्स को सेल्फ मिलता होगा? सेल्फ नहीं मिलता होगा। क्या उनको सीएलएस मिलता होगा? नहीं मिलता होगा। ना उनके पास सेल्फ है, ना उनके पास सीएलएस है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर एक डंडर इनिट बनाता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक डंडर इनिट बनाता हूं और यहां मैं लिखता हूं सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू 10, सेल्फ डॉट वाई इक्वल टू 20, तो क्या हमारे इस ऐड मेथड को ये एक्स और वाई अवेलेबल होंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं होंगे। एट एनी कॉस्ट ये एक्स और वाई इसको अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि स्टैटिक को कॉल आप ऑब्जेक्ट से कर ही नहीं सकते। स्टैटिक को कॉल किससे करते हैं? स्टैटिक को कॉल करेंगे आप क्लास के नाम से, और जब कॉल क्लास के नाम से करेंगे तो सेल्फ तो आना ही नहीं है ना उसके पास। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तीसरी बात, अगर मैं यहां लिखूं मैथ डॉट जेड इक्वल टू 30, तो क्या हमारे स्टैटिक मेथड को ये क्लास वेरिएबल मिलेगा? तो जवाब है मिलेगा, लेकिन सीएलएस के नाम से नहीं मिलेगा, क्लास के नाम से मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, सीएलएस के नाम से नहीं मिलेगा, लेकिन क्लास के नाम से मिल जाएगा। तो अगर मैं यहां बोलता हूं मैथ डॉट जेड, अगर मैं ये लाइन लिखता हूं और यहां मान लीजिए मैथ का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, क्योंकि डंडर इनिट चलाने के लिए ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा ना, डंडर इनिट चलाने के लिए ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा तभी डंडर इनिट चलेगा। ठीक है, अब जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, पाइथन 3 वेरिएबल बनाएगी। हाँ, 2 बनाएगी इंस्टेंस वेरिएबल और 1 बनाएगी क्लास वेरिएबल। स्टैटिक मेथड को इंस्टेंस वेरिएबल तो किसी हालत में नहीं मिलते हैं, क्लास वेरिएबल मिल जाते हैं अगर स्टैटिक मेथड उन्हें क्लास के नाम से यूज करे। तो अगर अब इस कोड को मैं रन करूं तो क्या मुझे z की वैल्यू 30 दिख जाएगी? यस, मुझे z की वैल्यू 30 दिख जाएगी। पर अगर मैं बोलूं मैथ डॉट एक्स, तब अगर मैं बोलूंगा मैथ डॉट एक्स तो आई गेट एट्रीब्यूट एरर।
पाइथन को समझ में नहीं आएगा मैं किस एक्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक्स तो सेल्फ के पास है और मैथ सेल्फ नहीं है, मैथ तो क्लास का नाम है। गॉट इट, है ना। अब आता है फाइनल कंक्लूजन कि सर 3 मेथड हमने पढ़ तो लिए, ये कैसे पहचाने एज अ डेवलपर हमें कब कौन से मेथड को अपने प्रोग्राम में यूज करना है। बहुत सिंपल सी बात है, गौर से देखिएगा, फिर ये क्वेश्चंस पे वापस लौटता हूं। पहले आप इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए। ये टेबल आपको क्लियरली समझा रही है इन तीनों मेथड्स के बीच का फर्क। बस यस नो करते चलिएगा, आपको बात समझ आ रही है कि नहीं। अगर हम इंस्टेंस मेथड बनाते हैं तो क्या इंस्टेंस मेथड को सेल्फ मिलता है? सेल्फ मिलता है। क्या क्लास मेथड को सेल्फ मिलता है? नहीं मिलता है। क्या स्टैटिक मेथड को सेल्फ मिलता है? नहीं, नहीं मिलता है। नंबर 2, अगर हम इंस्टेंस मेथड बनाते हैं तो क्या सीएलएस मिलता है? नहीं मिलता है। क्लास मेथड को सीएलएस मिलता है? मिलता है। स्टैटिक मेथड को तो सीएलएस भी नहीं मिलता है। ठीक है। क्या इंस्टेंस मेथड इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएगा? कर पाएगा। क्लास मेथड इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। स्टैटिक भी नहीं कर पाएगा। क्या इंस्टेंस मेथड्स क्लास वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे, क्लास का नाम यूज करके। और अगर एक्सेस ही करना है तो सेल्फ से भी कर पाएंगे। भूल रहे हैं आप? कर पाएंगे, क्लास वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएंगे, क्लास का नाम यूज करके या सेल्फ यूज करके। सेल्फ यूज करके रीडिंग कर पाएंगे, क्लास का नाम यूज करके राइटिंग भी कर पाएंगे। बता चुका हूं ये बात मैं आपको लास्ट लेक्चर में, इतनी जल्दी नहीं भूल सकते। चले आगे। वेरी गुड। देन अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम स्टैटिक मेथड बना रहे हैं तो क्या स्टैटिक मेथड को क्लास वेरिएबल मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, लेकिन क्लास के नाम से। सीएलएस तो इसको भी नहीं मिलेगा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कब इन्हें बनाना है, कब इन्हें बनाना है, कब इन्हें बनाना है? बहुत सिंपल जवाब है। आप किसी भी मेथड को इंस्टेंस तब बनाइए जब ऑपरेट किस पे करना हो? जब ऑपरेट ऑब्जेक्ट पे करना हो, तब आप इंस्टेंस बनाइए। अगर आपको ऑपरेट क्लास लेवल पे करना है, मतलब सीएलएस पे ऑपरेट करना है, तो आप बनाइए क्लास मेथड। अगर आपको लग रहा है ना ऑब्जेक्ट पे ना सीएलएस पे, मुझे किसी पे ऑपरेट नहीं करना, तो फिर आप इसको क्या बना दीजिए? आप इसको बना दीजिए स्टैटिक मेथड। ये जनरली यूटिलिटी फंक्शंस बनते हैं। यूटिलिटी मतलब जो अपने पैरामीटर पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करके आपको रिजल्ट दें। जो अपने पैरामीटर पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करके आपको रिजल्ट दें। क्लियर है? क्लियर है। देन डेकोरेटर, क्या इंस्टेंस मेथड्स को डेकोरेटर चाहिए? क्या इंस्टेंस मेथड्स को डेकोरेटर चाहिए? नहीं चाहिए, कोई डेकोरेटर नहीं चाहिए। क्या क्लास मेथड्स को डेकोरेटर चाहिए? क्या क्लास मेथड्स को डेकोरेटर चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्लास मेथड्स के ऊपर जब तक आप एट द रेट क्लास मेथड नहीं लगाएंगे, पाइथन समझ ही नहीं पाएगी कि ये क्लास मेथड है। एम आई राइट? गॉट इट। और ऐसा ही कुछ स्टैटिक मेथड के साथ है, उसको भी डेकोरेटर चाहिए। जहां तक कॉल करने की बात है, इंस्टेंस मेथड्स को कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से, क्लास मेथड को कॉल करते हैं क्लास से, स्टैटिक को भी कॉल करते हैं क्लास से। हालांकि अगर आप इन्हें ऑब्जेक्ट से कॉल कर लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कोई फायदा भी नहीं है। कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कोई फायदा भी नहीं है। ऑब्जेक्ट से कॉल करने के बावजूद ये इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? ठीक है। अब पाइथन में एक छोटा सा ट्विस्ट, वो ट्विस्ट ये है। नहीं अनूप, यहां स्टैटिक वेरिएबल तो कोई है ही नहीं ना। स्टैटिक मेथड्स हम यूज करते हैं टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन आर्ग्यूमेंट्स। अगर आप कोई मेथड ऐसा बना रहे हो जो पैरामीटर लेकर कुछ कर रहा है, या पैरामीटर नहीं ले रहा है पर कोई ऑपरेशन ऐसा कर रहा है जिसमें क्लास का कोई वेरिएबल शामिल नहीं है, तो आप उसको क्या बना देंगे? तो आप उसको बना दीजिए स्टैटिक मेथड। पाइथन में स्टैटिक वेरिएबल नहीं होते हैं, पाइथन में क्लास वेरिएबल होते हैं। और अगर क्लास वेरिएबल पे ऑपरेट करना है तो क्या बनाना चाहिए? अगर क्लास वेरिएबल पे ऑपरेट करना है तो क्लास मेथड बनाइए, स्टैटिक मेथड मत बनाइए। स्टैटिक मेथड तब बनाइए जब आप किसी मेथड को क्लास में रख रहे हैं, पर बस इसलिए रख रहे हैं कि आप उसको क्लास के अंदर देखना चाहते हैं। उसे ना कोई मतलब ऑब्जेक्ट से है, ना कोई मतलब क्लास के बाकी सदस्यों से है। बस वो क्लास के अंदर आकर बैठ रहा है, काम अपने पैरामीटर पे ही कर रहा है, तो बेहतर है आप उसके ऊपर स्टैटिक मेथड लगा दें। ठीक है।
अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ ऑपरेट नहीं कर सकते, नहीं नहीं करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं मैं एक मेथड बनाऊं अपनी क्लास में जो मुझे करंट टाइम शो करे। अब मेरी क्लास कुछ भी XYZ काम कर रही है, इस मेथड का काम है करंट टाइम शो करना। अब मुझे बताओ करंट टाइम के लिए मुझे ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल की जरूरत है? नहीं है। मुझे क्लास वेरिएबल की जरूरत है? वो भी नहीं है। क्या करंट टाइम मुझे पाइथन के मॉड्यूल से मिल जाएगा? मिल जाएगा। आपको याद होगा डेट टाइम मॉड्यूल आपने पढ़ा था। तो अगर डेट टाइम मॉड्यूल आपको डेट और टाइम दे रहा है तो फिर आपको क्या करना है, इस मेथड को इंस्टेंस या क्लास मेथड बनाकर क्यों जबरदस्ती इसमें सेल्फ या CLS आप रिसीव करें? बेटर है ना इसको स्टैटिक बना दें। हुआ क्लियर? चलूं आगे। वेरी गुड। अब एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट, हमने अभी तक ये पढ़ा कि अगर मेथड पे कोई डेकोरेटर नहीं है तो वो इंस्टेंस मेथड है ना? यही पढ़ा ना अभी तक। अगर कोई डेकोरेटर नहीं है तो वो इंस्टेंस मेथड है। ये बात 100% सच नहीं है। ये बात 100% सच नहीं है। पाइथन कहती है अगर आपने किसी मेथड पे @स्टैटिक मेथड डेकोरेटर नहीं लगाया, मतलब आपने कोई भी डेकोरेटर नहीं लगाया, तो दो बातें होंगी। पढ़िए वो दो बातें क्या हैं। अगर आपने उस मेथड को ऑब्जेक्ट रेफरेंस से कॉल करा तो पाइथन उसे क्या मान लेगी? पाइथन उसे इंस्टेंस मेथड मान लेगी। और अगर आपने उसको क्लास के नाम से कॉल करा तो पाइथन उसको क्या मान लेगी? पाइथन उसको स्टैटिक मेथड मान लेगी। फिर सुनिएगा, स्टैटिक मेथड बनाने का ऑफिशियल तरीका क्या है? स्टैटिक मेथड बनाने का ऑफिशियल तरीका तो डेकोरेटर लगाना है। आपको डेकोरेटर लगाना चाहिए, ठीक है। नहीं लगाते हैं तो नहीं लगाते हैं तो पाइथन इंतजार करती है आपके कॉल का। आपके कॉल को देखकर डिसाइड करती है कि मेथड को किस स्टेटस का मेथड मानना है। अगर कॉल में उसको दिखा आपने ऑब्जेक्ट का नाम लेकर मेथड को कॉल करा है तो आपका ये एफ मेथड क्या बन जाएगा? आपका ये एफ मेथड इंस्टेंस मेथड बन जाएगा। और अगर आपने ऑब्जेक्ट की जगह क्लास का नाम लेकर एफ को कॉल करा तो भले ही आपने स्टैटिक मेथड नहीं लगाया है, फिर भी ये स्टैटिक मेथड बन जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब आपके सामने कुछ कोड्स होंगे, आपको प्रेडिक्ट करने हैं उनके आउटपुट विद रीजंस। बताइए। क्या लग रहा है आपको? पाइथन इसको क्या मान रही है? पाइथन इसको मान रही है इंस्टेंस मेथड। वेरी गुड। तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगी एरर। अगर आपको लग रहा है आउटपुट आएगा इनसाइड डिस्प्ले तो आप गलत सोच रहे हैं। जब आप इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि पाइथन इसको इंस्टेंस मेथड मान रही है, तो क्या पाइथन यहां से सेल्फ नहीं भेजेगी जो आपको यहां रिसीव करना चाहिए? हमने तो करा ही नहीं। तो पाइथन कह देगी पोजिशनल आर्गुमेंट मिसिंग। गॉट इट? ग्रेट। नेक्स्ट। अब अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पाइथन इसको मानेगी स्टैटिक मेथड। भले ही @स्टैटिक मेथड नहीं लगाया है, फिर भी मानेगी स्टैटिक मेथड और इनसाइड डिस्प्ले का आउटपुट दे देगी। वेरी गुड। अब जल्दी जल्दी जल्दी, अब फिर वो एरर दे देगी। क्यों? क्या पाइथन डिस्प्ले को स्टैटिक मेथड मान रही है? हाँ मान रही है। कितने आर्गुमेंट भेजेगी वो अपनी तरफ से? कोई आर्गुमेंट नहीं भेजेगी। जब कोई आर्गुमेंट नहीं भेजेगी तो यहां सेल्फ क्या कर रहा है? ये क्यों बना रखा है? तो पाइथन अब बोलेगी आपने पोजिशनल आर्गुमेंट एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जबकि हमारे पास है ही नहीं वो पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है। अब वेरी गुड। कंफ्यूज मत होइएगा कि सर सेल्फ तो एड्रेस रखता है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि सेल्फ एड्रेस रखता है। यहां सेल्फ एक साधारण आर्गुमेंट है जिसकी डेटा टाइप पाइथन ने क्या मान ली है? स्ट्रिंग, हाल फिलहाल। और उसके अंदर ये इनसाइड डिस्प्ले कॉपी हो गया है। आउटपुट में क्या आ जाएगा? आउटपुट में आ जाएगा इनसाइड डिस्प्ले। क्लियर? अब जल्दी जल्दी, अब क्या टेंशन है? अब वो इंस्टेंस मेथड है, प्लेन एंड सिंपल। अगर इंस्टेंस मेथड है तो पाइथन सेल्फ पास करेगी? करेगी।
आपने रिसीव कर लिया है, पाइथन को कोई शिकायत नहीं है आपसे, इनसाइड डिस्प्ले आउटपुट आ जाएगा। गॉट इट? वेरी गुड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल्स और कैटेगरीज ऑफ मेथड्स का डिस्कशन खत्म। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, तो थोड़ा सा कंपैरिजन कई बार पाइथन के इंटरव्यूज में उन लैंग्वेजेस के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को लेकर किया गया है। तो अपन अब अच्छे से पढ़ लें कि पाइथन के इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर में कौन कौन से फीचर्स हैं और कौन से नहीं हैं। शुरुआत मैं पहले इंपॉर्टेंट फीचर से करूंगा, और ऊप्स के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है, आपने शायद नाम सुना होगा, द फीचर इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। क्या कहता है एनकैप्सुलेशन? एनकैप्सुलेशन ये कहता है कि अगर आपने अपनी क्लास के अंदर कोई डेटा रखा है, डेटा मतलब इंस्टेंस वेरिएबल, तो आपकी क्लास के उन इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने का राइट सिर्फ और सिर्फ किसको होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ क्लास के मेथड्स को होना चाहिए। फिर मेरा एक एक शब्द गौर से सुनिएगा। एनकैप्सुलेशन कहता है अगर आपने अपनी क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल रखे हैं, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट नेम, इनकी बात चल रही है, अगर क्लास के अंदर आपने कोई इंस्टेंस वेरिएबल रखे हैं, तो उन्हें एक्सेस करना मतलब उनकी वैल्यू एक्सेस करना, रीड करना, राइट करना, ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ किसका होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए क्लास के मेथड्स का। बाहर से क्लास के इनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं होने देना चाहिए। इस अप्रोच को, इस तरीके से अगर हम क्लास बनाएं कि क्लास का डेटा क्लास के अंदर ही दिखे, बाहर ना दिखे, तो हम बोलते हैं हमने क्लास को क्या कर दिया है? हमने क्लास को एनकैप्सुलेट कर दिया है। एनकैप्सुलेशन वर्ड कैप्सूल वर्ड से मिलकर बना है। अपन सब रिकॉल कर सकते हैं कैप्सूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। कैप्सूल के अंदर बहुत सारी मेडिसिन का मिक्सचर होता है और ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर होती है। क्या मैं मान सकता हूं कि ये जो प्लास्टिक की लेयर होती है, ये अंदर के मेडिकल मिक्सचर को एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करने से रोकती है? और यही एक बेसिक फर्क होता है ना एक टैबलेट और एक कैप्सूल में। अगर मैं मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों को कंपेयर करूं, तो क्या एक टैबलेट एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करती है? करती है। उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन हो सकता है एयर के कांटेक्ट में आने के कारण, पर कैप्सूल पे नहीं होगा, क्योंकि कैप्सूल के ऊपर एक लेयर, एक परत रहती है। और इसीलिए माना गया है कि आपकी क्लास एक तरीके की कैप्सूल है, और जैसे कैप्सूल के अंदर मेडिसिन मिक्सचर है, आपकी क्लास के अंदर आप डेटा और मेथड्स रखते हो। अगर आप ऐसा करते हो और इस डेटा को बाहर एक्सेस होने से रोकते हो, तो आप क्या अचीव कर रहे हो? आप अचीव कर रहे हो कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन। तो बहुत शॉर्ट में अगर आपसे कोई पूछे इससे मिलता क्या है, अगर हम डेटा को क्लास के बाहर एक्सेस होने से रोक दें, तो इससे हमको मिलती है डेटा की सिक्योरिटी, इससे हमको मिलता है डेटा का प्रोटेक्शन। अच्छा, तो ये रियल वर्ल्ड में भी होता है? बिल्कुल होता है, 100% होता है। पहला एग्जांपल मैं आपको रियल वर्ल्ड में एनकैप्सुलेशन का देता हूं। इमेजिन करिए कोई XYZ कंपनी है, जिस कंपनी में एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट को सेल्स डेटा की जरूरत है। क्या अकाउंट्स वालों के पास ये राइट होगा कि वो सेल्स वालों का डेटाबेस डायरेक्ट एक्सेस कर लें? नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। अगर एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए, तो इसे उस डिपार्टमेंट के लोगों से बात करनी पड़ेगी। वहां के लोगों को यह राइट होगा कि वो उस डेटा को एक्सेस कर पाए। ये बंदा डायरेक्ट इस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि कंपनी रखना चाहती है डेटा की सिक्योरिटी। एग्जाम्पल नंबर 1 समझ आया? एग्जाम्पल नंबर 2, क्या मैं आपके बैंक में जाकर आपकी बैंक डिटेल्स निकलवा सकता हूं? मुझे बताएगा आपका बैंक मैनेजर आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, 6 महीने में क्या ट्रांजैक्शन हुए? नहीं बताएगा। आपको बताएगा? हाँ, आपको बताएगा, पर मुझे नहीं बताएगा। एनदर एग्जाम्पल ऑफ एनकैप्सुलेशन। तीसरा एग्जाम्पल, हम एटीएम से पैसे निकालते हैं। हाँ जी, निकालते हैं। एटीएम से पैसा विड्रॉ करने के लिए क्या वही ऑप्शंस यूज करने पड़ते हैं जो एटीएम ने दिए हैं? हाँ। जबकि एटीएम के अंदर कैश रखा है, क्या ये बंदा पीछे जाकर ताला तोड़ के, अलमारी खोल के कैश निकालेगा तो ये अलाउड होगा? ये चोरी चकारी करना अलाउड है? ये कर ले वो अलग बात है, लोग तो पूरा एटीएम उठा के निकल लेते हैं, वो भी अलग बात है इंडिया में। बट अगर आप टेक्निकल टेक्निक सोचें, तो इस बंदे को अगर इस मशीन से कुछ भी करना है, उतना ही करना है ना जितना ये इंटरफेस में दिया है ना? अब अगर इस इंटरफेस के अंदर मान लीजिए विड्रॉ करने का ऑप्शन ही नहीं है, तो ये बंदा विड्रॉ नहीं कर पाएगा ना,
है ना, इसको बोलते हैं अपन एनकैप्सुलेशन। गॉट इट? तो एनकैप्सुलेशन ये सिखाता है कि जो आपने डेटा रखा हुआ है, जो आपने इंफॉर्मेशन रखी हुई है, वो बहुत खास है। वो हर जगह से अगर एक्सेस होने लग गई तो डेटा मैनिपुलेट होने का डर रहेगा, लोग गलत तरीके से उस डेटा के ऊपर ऑपरेशंस कर देंगे। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद आप बताइए, क्या आपका ये पाइथन कोड एनकैप्सुलेशन को फॉलो कर रहा है? जो पाइथन कोड आपने अभी देखा है, कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपका ये वाला जो डेटा है, ये वाला जो डेटा है, क्या ये डेटा आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है ना? ठीक, तो ये किसका वॉयलेशन हो गया? ये हो गया एनकैप्सुलेशन का वॉयलेशन। गॉट इट? तो पाइथन के अंदर इसका मतलब हम डेटा को आउटसाइड द क्लास जाने से नहीं रोक पा रहे, नहीं रोक पा रहे। अगर ये जावा होती, अगर ये सी प्लस प्लस होती, और मैं आपसे बोलता कुछ रोक सकते हो, तो आपको याद होगा वहां एक कीवर्ड लगाते थे आप, जिसका नाम हुआ करता था प्राइवेट, हुआ करता है प्राइवेट, है ना? अधिकतर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आपको या तो ये कीवर्ड देती हैं या कोई तरीका देती हैं कि आप डेटा को प्राइवेट कर लें। नाउ कम्स पाइथन। पाइथन कहती है अगर तुमको मेरे यहां किसी डेटा को प्राइवेट करना है, तो मेरे यहां कोई कीवर्ड नहीं है, पर हां, तुम अपने वेरिएबल के आगे और अपने वेरिएबल के आगे डबल अंडरस्कोर अगर लगा देते हो, डबल अंडरस्कोर, गौर करिएगा, तो एक तरह से, गौर करिएगा मेरे वर्ड पे, एक तरह से पाइथन इसको प्राइवेट बना देगी। मतलब अपन प्रैक्टिकल पे चलते हैं। मतलब ये कि अगर मैं अपना फर्स्ट एग्जांपल लूं, जहां हमने पहली बार, बिल्कुल ये वाला एग्जांपल, ठीक है, और एक काम करते हैं, लेट्स गो फॉर टॉपिक नंबर 2। सो दिस विल बी आर चैप्टर नंबर 28। I'm calling it as advanced oops, ठीक। दिस विल आर एग्जाम्पल 1। इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, कोड को पेस्ट करते हैं, ठीक है। इस पूरे को फिलहाल के लिए कट कर देते हैं, दिस इज नॉट नीडेड, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट इज कि मैं क्लास के बाहर बैठकर अभी अगर ये लाइन लिखूंगा, प्रिंट ई डॉट एज, प्रिंट ई डॉट नेम, प्रिंट ई डॉट सैलरी, मिलेगा मुझे ये पूरा डेटा। अगर मैं रन करूं, विल आई गेट ऑल द वैल्यूज डिस्प्लेड ऑन द कंसोल? यस। पर अगर मैं नहीं चाहता कि सैलरी क्लास के बाहर से एक्सेस हो, तो व्हाट पाइथन सेज इज, आप यहां डबल अंडरस्कोर लगा दो। अच्छा, अब क्या होगा? अब आप इस कोड को चलाओ, देखो क्या होगा। अब जैसे आप इस कोड को रन करेंगे, पाइथन आपको एज दिखाएगी, पाइथन आपको नेम दिखाएगी, सैलरी के लिए कह देगी सैलरी तो है ही नहीं। गॉट इट? तो प्राइवेट हो गया कि नहीं हुआ? प्राइवेट हो गया कि नहीं हुआ? तो जवाब है नहीं हुआ। ये सिर्फ दिखने में हमको ऐसा लग रहा है कि ये प्राइवेट हो गया है। एक्चुअल में पाइथन क्या करती है, जब आप किसी भी वेरिएबल के साथ डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं, हाँ जी हाँ जी, ओके, तो मैं डबल अंडरस्कोर सेल से एक्सेस कर लूं, ऐसा ऐसा लग रहा है आपको? अच्छा, चलिए डबल अंडरस्कोर सेल कर देता हूं, ठीक है, गुड। अब रन करते हैं, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा डंडा टिक में। अब मैंने इसको रन करा, अभी भी नहीं चल रहा है ये। तो देखकर तो ऐसा लग रहा है फिर सर हो गया ना प्राइवेट। देखिए, ना तो सेल से एक्सेस हो रहा है, ना डबल अंडरस्कोर सेल से हो रहा है। नहीं, एक्चुअल में क्या है, जब आप पाइथन में किसी के आगे डबल अंडरस्कोर लगाते हैं, तो पाइथन इसके नाम की मास्किंग कर देती है। मास्किंग कर देती है मतलब पाइथन इसका नाम चेंज कर देती है इंटरनली। क्या रख देती है? पाइथन इसका नाम एक स्पेशल सिंटेक्स पे रख देती है, और वो स्पेशल सिंटेक्स होता है अंडरस्कोर क्लास का नाम, डबल अंडरस्कोर आपके एट्रीब्यूट का नाम, अंडरस्कोर क्लास का नाम, डबल अंडरस्कोर आपके वेरिएबल का नाम। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं इस कोड में क्लास के बाहर से मास्किंग वाला सिंटेक्स यूज करके प्रिंट करूं, तो सैलरी मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। और वो होगा सिंटेक्स ई अंडरस्कोर EMP डबल अंडरस्कोर सैल। अगर मैंने ये लगा दिया,
और एग्जाम्पल 2 को अब मैंने रन करा तो आप देखेंगे पाइथन को कोई शिकायत नहीं है, वो मुझे 45,000 एक्सेस करने को देगी। कुल मिलाकर कहानी का निष्कर्ष ये है कि पाइथन में प्राइवेट होता है कि नहीं? नहीं होता है। अब ये सबके मन में डाउट रहता है, सर क्यों नहीं होता है, पाइथन क्यों नहीं देती है प्राइवेट? तो पाइथन बहुत तहजीब वालों की, बहुत तमीज वालों की लैंग्वेज है। आप जाकर पाइथन के डॉक्स पढ़ेंगे ना, तो मिस्टर गीडो वैन रॉसम ने बोला है कि मैंने ये मानते हुए लैंग्वेज बनाई है कि इसको पढ़ने वाला बंदा एडल्ट होगा, मैच्योर होगा, और वो इस बात को रिस्पेक्ट करेगा कि अगर किसी ने वेरिएबल के आगे डबल अंडरस्कोर लगा दिया है तो ये बंदा नहीं चाहता है कि आप क्लास के बाहर से इसको डायरेक्ट एक्सेस करें, ये नहीं चाहता है। तो डेवलपर को इतनी सेंसिबिलिटी दिखानी चाहिए, इतनी इज्जत, इतना सम्मान क्लास डेवलपर के लिए देखना चाहिए कि उसके डेटा को आउटसाइड द क्लास एक्सेस ना करें। पाइथन नहीं चाहती कि वो मुझे और आपको जबरदस्ती स्ट्रिक्ट रूल्स में बांधे और बोले नहीं एक्सेस करोगे तो एरर आएगी। पाइथन समझती है कि अगर दरवाजे के बाहर लिखा है डू नॉट डिस्टर्ब, तो आप क्या नहीं करेंगे? अगर दरवाजे के बाहर लिखा है डू नॉट डिस्टर्ब, तो आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना? आपने किसी को कॉल करा है, उसने बोला है आई एम बिजी, तो आप दोबारा तुरंत कॉल नहीं करेंगे। पाइथन ऐसा मानकर चल रही है, बकायदा ये लिखा हुआ है उनके डॉक्स में। पढ़ना आप जाकर, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, उनके डॉक्स की लाइन है। वी ऑल आर कंसेंटिंग एडल्ट हेयर। हम सब के सब इतने मेच्योर लोग हैं पाइथन में कि हमको किसी की तरफ से रेस्ट्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। भरोसा। गॉट इट? और पाइथन वैसे भी सिक्योरिटी के लिए बनी नहीं है, मानते हैं? पाइथन ने कब कहा कि वो सिक्योर्ड लैंग्वेज है? आप उसको इसलिए पढ़िए कि आपको सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी चाहिए, बहुत सारे दूसरे तरीके हैं, आप वो अप्लाई करिए। गॉट इट? जावा हैज सिक्योरिटी, इवन सी प्लस प्लस ऑल्सो हैज काइंड ऑफ सिक्योरिटी। बट पाइथन कहती है मेरा काम सिक्योरिटी देना नहीं है, मेरा काम तो तुम्हारे लिए चीजों को सिंपल रखना है। यही कारण था कि आज तक मिस्टर गीडो वैन रॉसम ने पाइथन में वो चीजें नहीं डाली जो उनको लगता है फायदेमंद कम और कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ा देती है। ठीक है? तो इंटरव्यू में अगर कभी पूछा जाए तो आपको भी यही बोलना है कि पाइथन का ये मानना है, पाइथन की फिलॉसफी ये कहती है कि अगर चीजों के आगे डबल अंडरस्कोर लगा है तो लोग समझे इस बात को कि वो क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं होगा। ऐसी फिलॉसफी कुछ दिन पहले भी दिखी थी। अगर कोई वेरिएबल टोटली अपर केस में है तो समझ लीजिए कि बनाने वाले ने उसको क्या बनाया है, उसने उसको कांस्टेंट बनाया है और आपको उसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही यहां पर है। तो दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की तरह वी डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इन पाइथन। ओके, चलूं आगे? नो डाउट्स, नो क्वेरीज? चलिए, अब अगला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगला टॉपिक एक छोटे से प्रोग्राम से मैं आपसे डिस्कस करता हूं। ठीक है, इसको वापस हम कर देते हैं sev.sam। मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स लिखूंगा आपकी एग्जिस्टिंग पाइथन नॉलेज के बेस पर, आप उसको सॉल्व करके मुझे आंसर देना। तो मैंने एक वेरिएबल ए लिया जो एक लिस्ट है, उसमें 10 20 30 डाला है। एक वेरिएबल बी लिया जो एक टपल है, उसमें 15 25 35 डाला। एक वेरिएबल सी लिया जो एक डिक्शनरी है, उसमें मैंने डाला रोल 101, नेम सुमित। क्या ये तीनों पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं? हाँ। अगर मैं पाइथन को बोलता हूं प्रिंट ए, तो पाइथन क्या शो करेगी? तो आपका जवाब होना चाहिए सर ए का डेटा। पाइथन शो करेगी ए का डेटा विच इज 10 20 30। बी को प्रिंट करने पर 15 25 35, और सी को प्रिंट करने पर डिक्शनरी की वैल्यूज। एग्रीड? एवरीवन एग्रीज टू दिस? यस। तो अगर मैंने कहा example3.py, I can expect a sensible output for this code. CD chapter number 28 Python example3.py, और ये मुझे मिल रहा है प्रॉपर रिजल्ट। आप ये बताइए, अपार्ट फ्रॉम बीइंग डेटा स्ट्रक्चर्स, क्या ये सब ऑब्जेक्ट्स भी हैं? पाइथन में तो हर चीज ऑब्जेक्ट है ना? और एबीसी उसके रेफरेंस है। ठीक। नाउ बेस्ड ऑन दिस, क्या ये जो ई में बना रहा हूं ईएमपी टाइप का, और इसको मैं पास कर रहा हूं 24 रवि और 45,000, क्या ये भी ऑब्जेक्ट है? हाँ या ना? हाँ, ये भी अपने आप में ऑब्जेक्ट है। पर अगर मैं इस ई को प्रिंट करता हूं, आपको लगता है पाइथन बाकियों की तरह
हमको डेटा दिखाएगी? नहीं। अब पाइथन अपना रंग ढंग बदल लेगी और पाइथन आपको, आपने पहले भी इस काम को करा हुआ है, पाइथन आपको उठा के दिखा देगी एड्रेस। अब सवाल आता है ये भेदभाव क्यों? क्या ये लोग क्लास के ऑब्जेक्ट्स नहीं है? क्या इनकी क्लास नहीं है? है। पाइथन में लिस्ट क्लास होती है, पाइथन में टपल क्लास होती है, पाइथन में डिक्ट क्लास होती है, तो पाइथन में ईएमपी भी तो क्लास है। तो ईएमपी का ऑब्जेक्ट प्रिंट करते वक्त ऐसा क्यों, और इनके ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करते वक्त ऐसा क्यों? तो इसका जवाब यह है कि पाइथन की जितनी बिल्ट इन क्लासेस हैं, पाइथन की जितनी बिल्ट इन क्लासेस हैं, उन सबके पास एक बहुत स्पेशल मेथड है। उस बहुत स्पेशल मेथड का नाम है डंडर एसटीआर। ये मेथड की खासियत यह है कि जब भी आप पाइथन में किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रिंट के अंदर प्रिंट करा देते हैं, डायरेक्ट प्रिंट को पास कर देते हैं, तो पाइथन इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस के अंदर का एड्रेस ना दिखाकर इस मेथड को कॉल करती है। कौन से मेथड को? डंडर एसटीआर को कॉल करती है। और इन सभी ने डंडर एसटीआर में ऐसी कोडिंग डाली है, इन सभी ने डंडर एसटीआर में ऐसी कोडिंग डाली है कि वो एक्चुअल में क्या रिटर्न करता है? वो एड्रेस रिटर्न ना करके ऑब्जेक्ट का क्या रिटर्न कर देता है? ऑब्जेक्ट का रिटर्न कर देता है डेटा। दोबारा सुनिएगा, पाइथन लैंग्वेज में जब भी आप पाइथन की किसी 14 में से किसी भी प्री डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर प्रिंट को पास करते हैं, तो पाइथन जानती है कि आपने उसे एक रेफरेंस पास करा है। वो ये भी जानती है कि ए के अंदर 10 20 30 नहीं है, ए के अंदर तो इस 10 20 30 वाली लिस्ट का बेस एड्रेस है, जो मैं मान रहा हूं 1000 है। पर वो आपको 1000 क्यों नहीं दिखाती? वो इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि आपका ये जो प्रिंट ए है, ये एक्चुअल में इस कॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ए डॉट डबल अंडरस्कोर एस टी आर लाइक दिस। इसका मतलब क्या ये कोई इंस्टेंस मेथड होगा? यस, ये हर क्लास के पास एक इंस्टेंस मेथड है जो ऑब्जेक्ट द्वारा कॉल होता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है, ये वो डेटा रिटर्न करता है किस फॉर्म में? ये वो डेटा रिटर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें एड्रेस मिल रहा है? तो आपके साथ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आपकी क्लास में भी एक डंडर एसटीआर है कि बनाना पड़ेगा? है, ऑलरेडी है आपकी क्लास के अंदर। और जब आपने यहां प्रिंट ई लिखा है, जी प्रदीप, इट्स सिमिलर टू जावास टू स्ट्रिंग। जब आपने यहां ई लिखा है, तो पाइथन इसको एक्चुअल में क्या बना दिया है? पाइथन ने इसको एक्चुअल में बना दिया है डंडर एसटीआर। ये बना दिया पाइथन ने इसको। ओके, मतलब ये एक्चुअल में ये कॉल हो रहा था। यस, अब आप देखो क्या इसका भी आउटपुट वही आ रहा है? सेम आउटपुट आ रहा है ना? अब अगला डाउट आना चाहिए, बट सर ये तो हमने बनाया ही नहीं है। हमने कहा बनाया ये मेथड अपनी क्लास में? तो आप पाइथन का एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पाइथन के 3.0 वर्जन ऑनवर्ड्स, गौर करिएगा, 3.0 से पहले नहीं, 3.0 ऑनवर्ड्स पाइथन ने एक रूल निकाला है। और वो रूल ये है कि जब भी हम प्रोग्रामर्स पाइथन में कोई क्लास बनाएंगे, हमारी क्लास ऑटोमेटिकली पाइथन की एक बिल्ट इन क्लास को इनहेरिट कर लेगी। और पाइथन की उस बिल्ट इन क्लास का नाम क्या रखा है पाइथन की टीम ने? पाइथन की उस बिल्ट इन क्लास का नाम इन्होंने रखा है ऑब्जेक्ट। मैं स्पेशल बोलना चाहूंगा नमन और नवीन को, ऑब्जेक्ट का ओ छोटा है बेटा। पाइथन की जो ऑब्जेक्ट क्लास है, उसका ओ स्मॉल लेटर्स में है। गॉट इट? कैपिटल ओ वाला ऑब्जेक्ट नहीं है पाइथन के पास, स्मॉल ओ वाला ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब आपको लग रहा है कि आपने जो क्लास बनाई है ईएमपी, वो सिर्फ इंडिविजुअल क्लास है, लेकिन एक्चुअल में पाइथन ने इसकी एक पेरेंट क्लास बना दी है। ठीक है? अगर आपको लग रहा हो सर ये पेरेंट क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होती है, 5 मिनट रुकिए, हम 5 मिनट में इस टॉपिक पे पहुंचेंगे। ठीक है? तो होता यह है कि हमारे पास एक बिल्ट इन क्लास ऑब्जेक्ट है। पाइथन हर क्लास को इस क्लास का क्या बना देती है? हर क्लास को इस क्लास की बना देती है चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड होने के कारण जो भी ऑब्जेक्ट के पास है, क्या वो ईएमपी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिना मांगे मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम ये देखना चाहेंगे इस ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या है जो ये सबको बांटती रहती है, सबको दान में देती रहती है। क्या है इसके पास? तो अगर आपको ये चेक करना है कि पाइथन की जो ऑब्जेक्ट क्लास है, उसके पास पाइथन ने क्या रखा है, तो आप यहां लिखेंगे ओबीजे इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। ये क्या बन गया? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड।
ये ऑब्जेक्ट क्लास का बन गया ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट क्लास का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट क्लास का बन गया इंस्टेंस, या ऑब्जेक्ट क्लास का बन गया ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं पाइथन से बोलता हूं प्रिंट dir फॉलोड बाय ओबीजे, याद है आपको जब dir करते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर का कंप्लीट स्ट्रक्चर आता है। अब आप ढूंढिए ये इस ओबीजे के अंदर के मेंबर्स हैं, क्या इनमें से कोई डंडर एसटीआर दिख रहा है? कैन यू सी दिस डंडर एसटीआर? ये बैठा हुआ है। हुआ क्लियर, है ना। एक और आपको बात नजर आएगी, ये डंडर इनिट भी वहीं से आ रहा था क्या? इतने दिन से आप डंडर इनिट पढ़ रहे थे, आज पता चलेगा ये डंडर इनिट भी आपको आपकी पेरेंट क्लास से मिला, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। गॉट इट। तो अब पाइथन आपको ये कहती है, जैसे आपने खुद का डंडर इनिट बनाया, आपने अपना खुद का डंडर इनिट बनाया तो वो रन हुआ, आपका खुद का डंडर इनिट रन हुआ अगर आपने अपना डंडर इनिट बनाया तो जवाब है बिल्कुल रन हुआ। ऐसे ही आप अपनी क्लास के अंदर अपना खुद का बना दीजिए डंडर एसटीआर। बिल्कुल सही नमन। अब ये खुद का बना दीजिए डंडर एसटीआर। ये जो इतनी लंबी हिंदी मैंने बोली है, उसका प्रोग्रामिंग का इंग्लिश वर्ड है डंडर एसटीआर को कर दीजिए ओवरराइड। आप अपने लेवल पे डंडर एसटीआर को डिफाइन कीजिए। इंस्टेंस मेथड है क्या डंडर एसटीआर? यस, डंडर एसटीआर इंस्टेंस मेथड है। इसको ओवरराइड करिए और इससे क्या रिटर्न कराइए? रिटर्न कराना कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी है। इससे रिटर्न कराइए आप आपके ऑब्जेक्ट का पूरा डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। क्या रिटर्न करोगे? कैसे बनाए एज को स्ट्रिंग कैसे बनाए? ये पूरा डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न होना है, तो इसको स्ट्रिंग कैसे बनाऊं? नहीं नवीन, एफ। याद करो, पढ़ा है कुछ? यहां एफ लगाओ, बस अंदर लिख दो एज कोलन करली ब्रेस, करली ब्रेस के अंदर सेल्फ डॉट एज, कॉमा नेम कोलन करली ब्रेस सेल्फ डॉट नेम, कॉमा सैल कोलन करली ब्रेस सेल्फ डॉट सैल। हो गया। बस अब यहां कोई जरूरत नहीं है कि आप नाम लेकर डंडर एसटीआर को कॉल करें। क्या पाइथन अब आपके वाले डंडर एसटीआर को चलाएगी? बाय ऑल मींस पाइथन अब हमारे वाले डंडर एसटीआर को चलाएगी। और जो अभी तक हमें एड्रेस के तौर पे मिल रहा था, नेम सॉरी, जो हमें अभी तक एड्रेस के तौर पे मिल रहा था, उसकी जगह हमें हमारे ऑब्जेक्ट का मिलने लगेगा डेटा। तो आज से हम दो बातें अपने दिमाग में लॉक कर लें। नंबर वन, पाइथन में हर क्लास की पेरेंट कौन? पाइथन में हर क्लास की पेरेंट ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास के पास खूब सारे मेंबर्स हैं, वो खूब सारे मेंबर्स आपकी क्लास में भी आकर बैठ गए हैं। इसका मतलब आपको लग रहा है कि आपकी इस क्लास के अंदर दो मेथड्स हैं। दो से ज्यादा हैं क्या? बिल्कुल दो से ज्यादा मेथड्स हैं, है ना। दो से ज्यादा मेथड आपकी इस क्लास के अंदर हैं। उनमें से एक मेथड आपके सामने आज मैंने रखा डंडर एसटीआर, एक मेथड आप 2 दिन पहले मिल चुके हैं डंडर इनिट। तो ये दोनों हमको विरासत में मिले हैं, ये दोनों हमको विरासत में मिले हैं। हाँ जी, ये दोनों आपको विरासत में मिले हैं, इनहेरिटेंस के कारण मिले हैं, उस पेरेंट क्लास से मिले हैं जो आपकी क्लास की पेरेंट बन के बैठी है, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। सर इसलिए हम जब इंस्टेंस वेरिएबल में डॉट लगा रहे हैं तो इतने सारे मेंबर दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यही तो कारण है कि जब आप पाइथन से कह रहे हैं ई डॉट, तो पाइथन आपको ये सब दिखा रही है, और इसी में डंडर एसटीआर भी होगा। दिखा? ये इतने सारे मेंबर आपको इसीलिए दिख रहे हैं। क्लियर हुआ? डंडर एसटीआर की कहानी समझ आई? बढ़े आगे। चलिए अब लास्ट पार्ट इस एडवांस हूप्स का, और वो है डिस्ट्रक्टर। सबसे पहले तो बताइए, डिस्ट्रक्टर नाम किसी और लैंग्वेज में सुना है? शायद सुना होगा, लेकिन अगर नहीं सुना है तो मैं आपको सुना देता हूं ये क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं तो आपने पढ़ लिया। कंस्ट्रक्टर वो स्पेशल मेथड होते हैं जो तब कॉल होते हैं जब क्या बनता है? जो तब कॉल होते हैं जब क्लास का बनता है ऑब्जेक्ट। तो क्या पाइथन हम लोग को कंस्ट्रक्टर देती है? तो जवाब है हाँ, पाइथन हमें कंस्ट्रक्टर डंडर इनिट के नाम पर देती है। अब ऐसे ही एक डिस्ट्रक्टर नाम का कॉन्सेप्ट भी होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में। डिस्ट्रक्टर वो मेथड्स होते हैं जिन्हें लैंग्वेज तब कॉल करती है जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। अच्छा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मेमोरी छोड़कर जा रहा होता है, लैंग्वेज उसका कॉल करती है डिस्ट्रक्टर फंक्शन। और सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस में अगर आपको याद हो,
अगर वहां पर ईएमपी नाम से हमने कोई क्लास बनाई है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। अगर सी प्लस प्लस में हमने ईएमपी नाम की कोई क्लास बनाई है, तो जिन्होंने पढ़ी होगी आपको याद होगा, वहां ऐसे कर दें तो ये बन जाता है क्लास का डिस्ट्रक्टर, है ना। अगर ये जावा होती और जावा के अंदर आपने ईएमपी नाम की क्लास बनाई है, तो वहां पर आप एक फाइनलाइज नाम का मेथड बना दें, तो वो रोल प्ले करता है डिस्ट्रक्टर का। जिन्हें जावा और सी प्लस प्लस की नॉलेज हो वो इस बात को समझ रहे होंगे। गॉट इट। और इन मेथड्स की खासियत ये है कि ये मेथड कॉल करने पड़ते हैं कि अपने आप कॉल होते हैं, तो जवाब है अपने आप कॉल होते हैं। और ये तब कॉल होते हैं जब क्या होता है, ये तब कॉल होते हैं जब ऑब्जेक्ट होता है डिस्ट्रॉय। हमारी पाइथन लैंग्वेज भी हमें डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट देती है। पर इससे पहले कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं, मुझे एक डाउट है। मुझे डाउट ये है कि क्या पाइथन में गार्बेज कलेक्टर होता है? होता है। और बहुत एक्टिव होता है कि लेजी होता है? बहुत जबरदस्त एक्टिव होता है। जावा वाला लेजी होता है, ये तो बहुत एक्टिव होता है। तो अगर पाइथन के पास गार्बेज कलेक्टर है, तो फिर हम ये डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं कि जी डिस्ट्रक्टर वो फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट खत्म होने पर कॉल होता है। ऑब्जेक्ट तो खत्म गार्बेज कलेक्टर करेगा, तो हमें क्या टेंशन है कि डिस्ट्रक्टर की जरूरत पड़े? तो इसका जवाब कैन यू गिव, कैन यू ट्राई? ऐसा क्यों क्यों पढ़ रहे हैं हम ये डिस्ट्रक्टर टॉपिक? वेरी गुड नमन। जो पाइथन का गार्बेज कलेक्टर है, वो सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट को मेमोरी से हटाएगा। पर अगर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर आपने किसी फाइल से, किसी डेटाबेस से, किसी एपीआई से कनेक्टिविटी करी हुई है, कुछ ऐसा कम्युनिकेशन आपका नेटवर्क पे चल रहा है, तो क्या वो कम्युनिकेशन आपको क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो पाइथन कहती है अगर तुम्हारी क्लास सिंपल है, जैसे कि आप अभी तक बनाते हैं सब सिंपल क्लासेस हैं, तो तुम्हें डिस्ट्रक्टर नाम के कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है। पर अगर मान लो तुम एपीआई कॉलिंग कर रहे हो, अगर मान लो तुम डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हो, तो 100% तुम्हारी क्लास के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे कोड को किसी सर्वर से, किसी बैकएंड से कनेक्ट कर रहा होगा। तो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि जब तुम्हारी क्लास का ऑब्जेक्ट हटे, जब तुम्हारी क्लास मेमोरी से जा रही हो, तो वो जो तुमने कनेक्टिविटी करी हुई है, वो कनेक्टिविटी को तुम क्लोज कर दो। या तुमने कोई फाइल अगर ओपन करी हुई है, तो फाइल को बंद कर दो। ये सबको बोलते हैं रिसोर्स क्लीनअप। ये जो इतनी लंबी कहानी मैंने आपको सुनाई है, इसको सिंपल शब्दों में बोलते हैं रिसोर्स क्लीनअप। रिसोर्स क्लीनअप में फाइल क्लोज करना होता है, डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करना होता है, जैसी तमाम एक्सटर्नल एक्टिविटीज होती हैं। और ये करने के लिए आपको पाइथन में किसकी जरूरत पड़ती है? ये करने के लिए आपको पाइथन में जरूरत पड़ती है डिस्ट्रक्टर की। ठीक है, आप पाइथन में डिस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं? तो अगर आप अपनी क्लास के अंदर डंडर डेल नाम से एक मेथड बना दें, डंडर डेल, तो पाइथन के लिए क्या बन जाएगा? तो पाइथन के लिए बन जाएगा डिस्ट्रक्टर। और पाइथन इसको कब कॉल करेगी? पाइथन इसको कॉल करेगी जैसे ही आपके ऑब्जेक्ट को वो डिस्ट्रॉय करेगी। और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कब होता है? या तो उसका रेफरेंस काउंट 0 हो जाए तब डिस्ट्रॉय होता है, और या हमारा प्रोग्राम का स्कोप एंड हो जाए। सही बोला मैंने? या हमारे प्रोग्राम का स्कोप एंड हो जाए, तो पाइथन कॉल करेगी डिस्ट्रक्टर। इज दिस क्लियर? ग्रेट, वेरी गुड। चेक करिए फटाफट इस कोड को और मुझे आउटपुट बताने की कोशिश कीजिए। क्या लग रहा है इस कोड को रन करने पर यह कोड क्या आउटपुट देगा? इतना टाइम? ये कोड हमें दो आउटपुट देगा, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा? काइंड ऑफ क्रिएट होते ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, काइंड ऑफ। कारण उसका यह है कि ऑब्जेक्ट की लाइन ज्यादा है ही नहीं, एक ही लाइन का कोड आपने लिखा है। तो जब ये लाइन चली तो ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बना तो डंडरनेट चला, डंडरनेट चला तो उसने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय प्रिंट, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड प्रिंट करा। अब क्या इस लाइन के बाद प्रोग्राम एंड? बिल्कुल एंड। अगर प्रोग्राम एंड होगा तो गार्बेज कलेक्टर उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेगा जिसको टी पॉइंट कर रहा है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, पाइथन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने से पहले, बाद में नहीं, पहले इस मेथड को चलाएगी। यही कारण है कि आपको आउटपुट में दिख रहा है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। नोटिस करा आपने इस बात को? वेरी गुड। ठीक है, अब अगला सवाल। क्या हम लोग इस डिस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं? क्या हम पाइथन को फोर्स कर सकते हैं कि अभी के अभी डिस्ट्रक्टर चलाओ? तो पाइथन कहती है कर सकते हो। याद कीजिए आपने बहुतों को डेल करा है ना, है ना।
बहुतों को आपने डेल करा है ना, बहुतों को हटाया है ना, तो अपने ऑब्जेक्ट को भी आप हटा सकते हैं यूजिंग द सेम कीवर्ड जिसका नाम है डेल। क्लियर? तो डंडर डेल और डेल एक ही चीज है? नहीं, अलग अलग चीजें हैं। डंडर डेल मेथड है, डेल ऑपरेटर है, जो आप ऑब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे तो पाइथन इसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करेगी। क्लियर है? वेरी गुड। अब जरा फटाफट बताइए इस प्रोग्राम का आउटपुट। जल्दी। चलो देखो, डायग्राम से समझते हैं। ये लाइन चली, बिल्कुल सही। ये लाइन चली तो एक T1 बना। क्या T1 ने टेस्ट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना स्टार्ट करा? करा। टेस्ट ऑब्जेक्ट में एक रेफरेंस काउंट है जो 1 है। हाँ है। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ यानी डंडर इनिट, तो पहला आउटपुट तो आपको मिल गया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। फिर आपने बोला डेल T1। अब टेक्निकली हम सोच रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है जब आप डेल T1 बोलेंगे तो पाइथन T1 को हटाएगी मेमोरी से। सही कहा मैंने? T1 के हटते ही क्या ये रेफरेंस काउंट 0 हो जाएगा? और जैसे ही रेफरेंस काउंट 0 होगा, गार्बेज कलेक्टर इसे हटाने आ जाएगा। पर क्या गार्बेज कलेक्टर जानता है ये एक ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल जानता है, मालूम है उसको ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के पास इसकी क्लास का नाम भी होगा। याद है ना आपको, हर ऑब्जेक्ट के पास रेफरेंस काउंट, उसकी डेटा टाइप सब होता है। इसमें यहां लिखा होगा कि ये टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो गार्बेज कलेक्टर टेस्ट क्लास के अंदर जाकर इसको चलाएगा। स्क्रीन पे आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। गॉट इट? तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड पहले ही मिल जाएगा, प्रोग्राम खत्म होने से पहले। यस, पहले ही मिल जाएगा। और लास्ट में आपको मिलेगा डन। लास्ट में आपको मिलेगा डन। क्लियर? वेरी गुड। अब इतना टाइम, चलो देखो। सबसे पहले T1 बना। T1 ने ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना स्टार्ट करा। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस काउंट 1 है। क्योंकि ऑब्जेक्ट बना है, इनिट चलेगा? चलेगा। तो पहला आउटपुट आएगा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। सिंपल। आपने बोला T2 इक्वल टू T1। नया ऑब्जेक्ट बना कि सिर्फ एड्रेस कॉपी हुआ? एड्रेस कॉपी हुआ, तो T2 ने भी इसको पॉइंट करा। रेफरेंस काउंट 2। यस, रेफरेंस काउंट 2। अब आपने बोला डेल T1। बाय राइटिंग डेल T1 आपने T1 को उड़ा दिया और रेफरेंस काउंट घटकर क्या हो गया? 1 हो गया। पर क्योंकि रेफरेंस काउंट 1 है, गार्बेज कलेक्टर इसे डिस्ट्रॉय करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। और जब ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो डेल भी नहीं चलेगा। गॉट इट? बस आपका डेल T1 को हटा के रह जाएगा। फिर इसके बाद डन आएगा, तो अगला आउटपुट आपको डन मिलेगा। और अब जब प्रोग्राम आउट ऑफ स्कोप होगा तो ये T2 भी हटेगा। T2 हटेगा तो रेफरेंस काउंट 0 होगा। रेफरेंस काउंट 0 होगा तो डंडर डेल चलेगा। और आखिरी आउटपुट आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। सो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, डन एंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। क्या कहना है? क्लियर है? लास्ट। अब बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। सबसे पहला आउटपुट आएगा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, है ना? आना भी चाहिए क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट के बनते ही डन डेफिनेट चलेगा। उसके बाद जब आप डेल T1 करेंगे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आएगा T1 डिलीटेड। यस। उसके बाद आप डेल T2 करेंगे तो T2 भी पॉइंट करना छोड़ देगा ऑब्जेक्ट को। यस। और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना छोड़ेगा, गार्बेज कलेक्टर एक्टिव हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। फिर T2 डिलीटेड और जाते जाते डन। और जब डन चलेगा उससे पहले सब खत्म हो चुके होंगे, T1 T2 ऑब्जेक्ट सब गए, तो ये वाला दोबारा नहीं चला, इसको चलना भी नहीं था। एक ही बार चलना था क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट बना है, उसके कारण इसने दे दिया आपको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। सिंपल इनफ, नो डाउट, नो क्वेरीज, नो क्वेश्चंस, ऑल क्लियर? सो दिस कंप्लीट्स योर एडवांस पार्ट्स ऑफ OOP। अब चलते हैं अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हिंट आपको आज दे देता हूं, कोडिंग करेंगे इससे रिलेटेड अगले लेक्चर में। और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन OOPS विच इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस वर्ड इतना सिंपल है कि आपने अगर लाइफ में कभी प्रोग्रामिंग में ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा है
तो भी आप इतना तो समझ रहे होंगे इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। जल्दी बोलिए, इनहेरिटेंस का रियल वर्ल्ड में क्या मतलब होता है। इनहेरिटेंस का रियल वर्ल्ड में मतलब होता है एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की मदद से नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, या यूं कह लीजिए एक एग्जिस्टिंग क्लास की मदद से नई क्लास क्रिएट करना, या यूं कह लीजिए एक एग्जिस्टिंग एंटिटी के फीचर्स एक नई एंटिटी में लेकर आना। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम सारे ह्यूमंस हैं। हम इनहेरिटेंस से अपने पेरेंट्स की फेशियल लुक्स भी हमें पेरेंट्स से मिले हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आपको पेरेंट्स से मिलती है जी। वसीयत, वसीयत इज नॉट इनहेरिटेंस। हाँ कह सकते हो, काइंड ऑफ इनहेरिटेंस कह सकते हो, बट वसीयत तो किसी को भी दी जा सकती है ना अनु। यस और नो। वसीयत तो किसी के भी नाम हो सकती है। आवारा बेटा है तो क्या करे माँ बाप, वसीयत किसी और के नाम कर दी, है ना। बट इनहेरिटेंस किसी और के नाम नहीं होती। सो इनहेरिटेंस का मतलब हमारे पास एक एग्जिस्टिंग एंटिटी है, हम उस एंटिटी के फीचर्स नई एंटिटी में लेकर आ रहे हैं। अब अगर इसको मैं प्रोग्रामिंग के टर्म्स में उतारूं, तो अगर मेरे पास कोई क्लास है, उस क्लास के अंदर कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो मुझे अपनी नई बनने वाली क्लास में चाहिए, तो दुनिया की हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहती है मैं उस पुरानी क्लास को अपनी नई क्लास में कर सकता हूं इनहेरिट। जो मेरी नई क्लास है वो कहलाती है डिराइव्ड या चाइल्ड क्लास, जो मेरी पुरानी क्लास है वो कहलाती है बेस या पेरेंट क्लास। अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स आपके सामने रखूं, तो छोटा सा एक एग्जांपल अकाउंट का आप चेक करिए। हमारे पास एक अकाउंट नाम की क्लास है जो दो ऑपरेशंस दे रही है, डिपॉजिट और विड्रॉ। ठीक है, अगर मैं बैंकिंग के टर्म्स में बात करूं, अकाउंट दो तरह के होते हैं, सेविंग अकाउंट और चेकिंग अकाउंट। चेकिंग को आप करंट अकाउंट मान लें। ठीक है, अब आप मुझे बताइए सेविंग और करंट, इन दोनों में विड्रॉ और डिपॉजिट की जरूरत है। हाँ है। इन दोनों के अंदर बैलेंस होगा। हाँ होगा। तो जो कॉमन चीजें हैं, कॉमन फीचर है, वो डाल दीजिए आप अकाउंट क्लास में। जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो आप रखिए अपने सेविंग्स और करंट अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल सेविंग्स के अंदर मिनिमम बैलेंस का रूल अलग होगा, करंट के अंदर मिनिमम बैलेंस का रूल अलग होगा। एम आई राइट। सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कई बैंक जीरो भी देते हैं, पर करंट अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस एक फिक्स अमाउंट रखना पड़ता है, उसके नीचे आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो जो कॉमन चीजें हैं वो रखिए आप अपनी अकाउंट क्लास में, जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो आप रख सकते हैं इनसाइड सेविंग्स और करंट अकाउंट क्लास। एग्जाम्पल नंबर वन। एग्जाम्पल नंबर टू, अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, वी हैव अ टॉप लेवल क्लास कॉल्ड एज एनिमल। एनिमल कितनी तरह के, एनिमल दो तरह के, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। मैमल्स की फिर दो वेराइटीज आ गई, एलिफेंट एंड टाइगर। रेप्टाइल की एक वेराइटी आ गई, क्रोकोडाइल। अब इन सारों में जो कॉमन चीज है वो कहां जाएगी, इन सारों में जो कॉमन चीज है वो जाएगी एनिमल के अंदर। जो एलिफेंट और टाइगर के अंदर चीजें हैं वो जाएंगी मैमल के अंदर। जो क्रोकोडाइल की स्पेसिफिक चीजें हैं वो जाएंगी रेप्टाइल के अंदर। तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपने एनिमल में जो चीजें कोड करी हैं वो आपको एलिफेंट में, टाइगर में, क्रोकोडाइल में दोबारा कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एनिमल से होते होते मैमल रेप्टाइल से पास होकर चाइल्ड क्लास एलिफेंट, टाइगर और क्रोकोडाइल तक पहुंच जाएंगी। तो फायदा क्या हुआ, फायदे तीन हुए। पहला फायदा इनहेरिटेंस जो देती है वो बहुत बढ़िया तरीके से रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है। दूसरा, वो बहुत अच्छा कोड रीयूजेबिलिटी देती है। आपके पास कोड ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको उसे दोबारा लिखना नहीं पड़ता। तीसरा, अगर आपको लगता है कि आपको पेरेंट क्लास से यानी बेस क्लास से कुछ चीजें नहीं मिल रही हैं, तो वो आप अपनी तरफ से अपनी नई बनने वाली क्लास के अंदर ऐड भी कर सकते हैं। तो जो मिल रहा है वो पेरेंट से ले लो, जो नहीं मिल रहा है वो खुद की तरफ से जोड़ दो। क्लियर। गुड। अब अगर आपने किसी और लैंग्वेज में इनहेरिटेंस पढ़ी हो तो प्लीज बताएं इनहेरिटेंस की कितनी वेराइटीज होती हैं, इफ यू हैव एनी आइडिया। गुड, इनहेरिटेंस की होती हैं पांच वेराइटीज, और पाइथन उन रेयर लैंग्वेजेस में से है जो इन पांचों वेराइटीज को सपोर्ट करती है। कभी आप जावा पढ़ेंगे, आपने जावा करी होगी, तो आपको पता होगा वहां तीन ही इनहेरिटेंस होती हैं। जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी तीन ही इनहेरिटेंस होती हैं, बट सी प्लस प्लस में और पाइथन में इनहेरिटेंस के पांचों फॉर्म सपोर्टेड है, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हायरार्कियल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाले इनहेरिटेंस के सिंटेक्स से, जिसका नाम है सिंगल इनहेरिटेंस। अच्छा, सिंगल इनहेरिटेंस तो वैसे भी प्रोग्राम में हो ही रही है, यस और नो। अगर आज का लेक्चर आप समझ रहे हैं तो क्या सिंगल इनहेरिटेंस आपके प्रोग्राम में
आपसे पूछे बिना पाइथन कर रही है? बिल्कुल कर रही है। आपकी क्लास को चाइल्ड बना दे रही है ऑब्जेक्ट की। बट अभी के लिए हम ऑब्जेक्ट क्लास को डिस्कशन में नहीं लाएंगे। हम अपनी ही क्लासेस के बीच में इनहेरिटेंस की बात करेंगे। तो अगर मेरे पास दो क्लासेस हैं जिसमें मुझे बेस को चाइल्ड में इनहेरिट करना है, पाइथन का सिंटेक्स बहुत सिंपल है। आपको चाइल्ड क्लास बनाते वक्त पैरेंथेसिस में क्या लिख देना है? आपको चाइल्ड क्लास बनाते वक्त पैरेंथेसिस में सिर्फ लिख देना है पेरेंट क्लास का नाम। इतना कर दीजिए, पाइथन को समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। पाइथन को समझ में आ जाएगा कि आप कर रहे हैं इनहेरिटेंस। अब इसका छोटा सा एक डेमो। दिस विल बी आर एग्जांपल नंबर चैप्टर नंबर 29, इनहेरिटेंस डेमो, एग्जाम्पल 1.py। मैंने क्लास बनाई व्हीकल के नाम से। ठीक है, मेरी व्हीकल क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया स्टार्ट। ठीक है, इंस्टेंस मेथड। अंदर मैंने कहा प्रिंट स्टार्टेड। मैंने इसी के अंदर एक और मेथड बनाया स्टॉप। अगेन इंस्टेंस मेथड। आई सेड प्रिंट स्टॉप्ड। ठीक, फिर मैंने एक क्लास बनाई कार। कार इज अ व्हीकल, यस और नो? यस। अब ये कैसे बताओगे पाइथन को कि कार इज अ व्हीकल? तो पाइथन कहती है कार के पैरेंथेसिस में नाम लिख दो आप व्हीकल का। ओके, ऐसा लिखकर आप पाइथन को ये बोल रहे हो कार किसकी चाइल्ड है? कार व्हीकल की चाइल्ड है। और व्हीकल किसकी चाइल्ड है? ऑब्जेक्ट की चाइल्ड है। याद रखिएगा, ये बहुत मैटर करेगा इनहेरिटेंस के आखिरी पार्ट में। ठीक है, अब मैंने कहा डेव, और यहां मैंने एक और मेथड बनाया एक्सेलरेट। अगेन इंस्टेंस मेथड, और यहां मैंने कह दिया प्रिंट एक्सेलरेटिंग। ग्रेट। अब अगर मैंने इस कोड के अंदर व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाया वी, तो आप बताएंगे मुझे ये वी क्या क्या कर पाएगा? स्टार्ट हो पाएगा? वी स्टार्ट हो पाएगा? हाँ हो पाएगा। वी स्टॉप भी हो पाएगा? हाँ हो पाएगा। और वी एक्सेलरेट भी हो पाएगा? नहीं, नहीं हो पाएगा। इनहेरिटेंस वन वे रिलेशनशिप है। वॉट एवर इज इन व्हीकल विल बी पास्ड ऑन टू कार, नॉट द वाइस वर्सा। जो कार का है वो सिर्फ कार का है, और जो व्हीकल का है वो व्हीकल का भी है और कार का भी है। इसका मतलब अगर मैंने कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट्स कॉल इट सी, और मैंने कहा सी डॉट स्टार्ट, तो कार स्टार्ट होगी? होगी। कार एक्सेलरेट भी होगी? होगी। और कार स्टॉप भी होगी। दिस इज द पावर ऑफ इनहेरिटेंस। अब इस पूरे में रीयूजेबिलिटी कहां दिख रही है? कहीं दिख रही है? हाँ दिख रही है। ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, लाइन नंबर 15 और लाइन नंबर 17, दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी। आपने ये दोनों मेथड बनाए व्हीकल क्लास का पार्ट है, बट स्टिल यू आर एबल टू कॉल देम, क्योंकि व्हीकल की चाइल्ड कौन है? क्योंकि व्हीकल की चाइल्ड कार है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं, पाइथन को कोई शिकायत नहीं है। एक बार फिर देख लीजिए, बीच में एक न्यू लाइन भी डाल देते हैं अपन। इससे आपको समझ में आ जाएगा कहाँ व्हीकल खत्म और कहाँ कार स्टार्ट। फिर ऊपर वाले दो आउटपुट व्हीकल के, नीचे वाले तीन आउटपुट आपको मिल रहे हैं कार के। सो सिंपली आप एक क्लास में दूसरी क्लास को इनहेरिट करके बहुत इजी तरीके से पाइथन को ये कह सकते हैं कि इस क्लास के फीचर मुझे अपनी नई क्लास के अंदर चाहिए ही चाहिए। ऑल गुड, ऑल क्लियर? इसमें रन टाइम बाइंडिंग होती है, इसमें सब कुछ डायनेमिकली होता है अनु। और रन टाइम बाइंडिंग क्या देखकर होती है? रन टाइम बाइंडिंग डेटा टाइप देखकर होती है। पाइथन में डेटा टाइप फिक्स होती नहीं है, तो इसमें क्या ही फर्क पड़ रहा है रन टाइम बाइंडिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है? समझो, थोड़ा ध्यान से सोचो। रन टाइम बाइंडिंग ये कहती है रेफरेंस की टाइप मत देखो, ऑब्जेक्ट की टाइप देखो। यही होती है ना रन टाइम बाइंडिंग, है ना? अब आप मुझे बताओ इसमें रेफरेंस और ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है? सी की टाइप क्या है? सी की टाइप कार है। और ऑब्जेक्ट क्या है? कार है। अच्छा, अगर मैं कह दूंगा वी इक्वल टू कार, तो क्या वी व्हीकल होगा? बताओ। नहीं होगा। पाइथन ने कब कहा कि वी के डेटा टाइप व्हीकल कंफर्म है? वो थोड़ी देर पहले व्हीकल था,
अब तो ये भी कार हो गया ना, तो बाइंडिंग जैसा कॉन्सेप्ट का कोई खास मतलब यहां पर है नहीं। ठीक है, बाइंडिंग वहां पर होती है जहां लैंग्वेजेस स्ट्रिक्टली टाइप्ड होती हैं। हमारी लैंग्वेज स्ट्रिक्टली टाइप्ड नहीं है ना, लूजली टाइप्ड है। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब लास्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन। पाइथन, जब आप इनहेरिटेंस करते हैं तो आपको एक बहुत बहुत स्पेशल मेथड प्रोवाइड करती है चाइल्ड क्लास के अंदर। पढ़िए तो जरा उस बहुत बहुत स्पेशल मेथड का नाम क्या है। जब आप पाइथन में इनहेरिटेंस करते हैं तो पाइथन आपको एक बहुत स्पेशल मेथड प्रोवाइड करती है चाइल्ड क्लास के अंदर। उसका पाइथन में नाम होता है सुपर। ओके, मतलब क्या हमारी कार क्लास के पास एक सुपर है? हाँ, हमारी कार क्लास के पास एक सुपर नाम का मेथड है। अच्छा, क्या करता है? और जावा वाले खास ध्यान दीजिएगा, जावा में सुपर कीवर्ड है, करेक्ट। पाइथन में सुपर मेथड है, कीवर्ड नहीं है। जावा के सुपर के साथ आप पैरेंथेसिस कभी लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं। लगाना कहाँ अलाउड होता है? लगाना सिर्फ कंस्ट्रक्टर में अलाउड होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप पैरेंथेसिस नहीं लगाते हैं। लेकिन यहां पर सुपर के साथ जब भी लगेगा, क्या लगेगा? सुपर के साथ जब भी लगेगा, पैरेंथेसिस लगेगा। सुपर यहां पर एक फंक्शन है, एक मेथड है। अच्छा, क्या करता है ये सुपर? पाइथन कहती है दो काम करता है ये सुपर। नंबर वन, ये तुम्हारे लिए पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करवाएगा। नंबर टू, ये तुम्हारे लिए ओवरराइडिंग को हैंडल करेगा। अभी जो नंबर टू है ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। नंबर वन की बात कर लेते हैं, वो 2 मिनट का टॉपिक है। पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। अच्छा, क्या मतलब? जरा इस स्लाइड को पढ़िए और पढ़ने के बाद डन लिखिएगा। पढ़ लिया? पढ़ लिया? वेरी गुड। अब ये भी पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? ठीक है, अब आ जाइए प्रैक्टिकल पे। अगर चीजें क्लियर हैं तो मैं, इमेजिन करिए, हमारी इस व्हीकल क्लास के अंदर एक डंडर इनिट बनाता हूं। बना सकता हूं? ठीक है, और यहां मैंने कहा व्हीकल क्रिएटेड। ठीक है, कार क्लास के अंदर मैं लिखता हूं पास। कर सकते हैं पास? ठीक। अब मैंने कहा पाइथन से सी इक्वल टू कार। किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? कार का। यस। जब भी पाइथन ऑब्जेक्ट बनता हुआ देखती है, क्या वो डंडर इनिट कॉल करती है? बिल्कुल करती है। क्या कार के पास डंडर इनिट है? नहीं है। अगर चाइल्ड के पास कोई मेथड नहीं होता है तो पाइथन उसे जाकर पेरेंट में ढूंढती है। क्या पेरेंट के पास डंडर इनिट है? हाँ है। तो जब आप इस कोड को चलाएंगे आपको आउटपुट में मिल जाएगा व्हीकल क्रिएटेड। बिल्कुल सही है, मिलना भी चाहिए, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। तो मैंने कहा पाइथन example2.py, मुझे कहा गया व्हीकल क्रिएटेड। यहां तक चीजें बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट है। बट क्या इस बात के चांसेस हैं कि कार के पास भी एक डंडर इनिट हो सकता है ना? हर क्लास बना सकती है डंडर इनिट। ठीक, तो यहां मैंने कहा कार क्रिएटेड। अब पाइथन है कंजूस, महाकंजूस। ये बिहेवियर जावा और सी प्लस प्लस में नहीं है, पर पाइथन में है। पाइथन कहती है कि अगर चाइल्ड के पास मेरे को डंडर इनिट मिल गया तो फिर मेरी तरफ से व्हीकल का डंडर इनिट नहीं चलेगा। मतलब अब जब कार का ऑब्जेक्ट बनेगा तो डंडर इनिट किसका चलेगा? डंडर इनिट सिर्फ कार का चलेगा, व्हीकल का चलेगा ही नहीं। तो आउटपुट में क्या आने वाला है? आउटपुट में आने वाला है कार क्रिएटेड। हो सकता है आपको ऐसा लगे तो सर क्या प्रॉब्लम है, आना भी चाहिए कार क्रिएटेड, कार ही तो बन रही है। नहीं। अब आप मुझे बताइए, अगर कार ने व्हीकल को इनहेरिट करा है तो क्या व्हीकल की प्रॉपर्टीज कार को मिलनी चाहिए? है ना? क्या वो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब इंस्टेंस वेरिएबल, क्या वो इंस्टेंस वेरिएबल डंडर इनिट में बन रहे हो? ऐसा हो सकता है? तो अगर व्हीकल का डंडर इनिट चला ही नहीं तो क्या कार के अंदर वो चीजें आएंगी, वो प्रॉपर्टीज आएंगी?
तो जवाब है बिल्कुल नहीं आएंगी, हरगिज नहीं आएंगी। और अगर नहीं आई तो आप देखेंगे आप कार के अंदर अगर उनको यूज करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हो जाएगी ना? कैसी प्रॉब्लम? ये जानने के लिए इस छोटे से कोड को देखिए, और अगर आप मुझे आउटपुट बता पाए तो प्लीज आउटपुट बताइए। बताएं। वेरी गुड। ये कोड देगा एट्रीब्यूट एरर, बिल्कुल सही नमन। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। जब पाइथन क्यूबॉइड का ऑब्जेक्ट बनता हुआ देखेगी तो क्या वो क्यूबॉइड का डंडर नेट चलाएगी? तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें सिर्फ हाइट आएगा ना विद द वैल्यू 30, और उसको हमारा ये ओबीजे पॉइंट करेगा। अब जब हम कॉल करेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम इंस्टेंस मेथड है। हाँ, अब वॉल्यूम में हम बोल रहे हैं सेल्फ डॉट एल। क्या इस ऑब्जेक्ट में एल है? नहीं है, क्योंकि एल और बी ये तो रेक्टेंगल का डंडर यूनिट बना रहा था, यहां तो है ही नहीं। और जब ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है तो पाइथन क्या करती है? तो पाइथन थ्रो करती है एट्रीब्यूट एरर। तो ये कोड नहीं चलेगा और आउटपुट में आ जाएगी एट्रीब्यूट एरर। आर यू गेटिंग दिस? है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। अगर अपन चाहते हैं कि हमारे केस में ये एल और बी बने तो क्या हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये वाला डंडर नेट चले ही चले? यस, हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये वाला डंडर नेट चलना ही चाहिए। और अगर आप चाइल्ड में बैठकर पेरेंट वाला डंडर नेट चलाना चाहते हैं तो पाइथन आपको दो तरीके ऑफर करती है। चाइल्ड में बैठकर पेरेंट वाला डंडर नेट चलाना चाहते हैं तो पाइथन आपको दो ऑप्शंस देती है। नहीं नहीं, कोई ओवरराइड नहीं आचमन, ओवरराइड की बात ही नहीं हो रही है, चलाने की बात हो रही है, कॉल करने की बात हो रही है। तो पाइथन आपको दो तरीके देती है। पहला तरीका, आप पेरेंट वाला डंडर इनिट पेरेंट क्लास के नाम से कॉल कर लें। क्या है पेरेंट क्लास का नाम? रेक्टेंगल। आप रेक्टेंगल के नाम से कॉल कर लें। और दूसरा तरीका, अगर रेक्टेंगल का नाम नहीं लेना है तो किसका नाम यूज कर लें? अगर रेक्टेंगल का नाम नहीं लेना है तो नाम यूज कर लें आप सुपर का। ठीक है? अब आप पहले वाले का एग्जांपल देखिए। अगर आप रेक्टेंगल का नाम यूज करेंगे तो आपका कॉल देने का तरीका ये होगा। राइट? ये लिखकर क्या कह रहे हैं आप पाइथन को? ये लिखकर आप पाइथन को साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इस डंडर इनिट से पहले किसका डंडर इनिट चलाओ? रेक्टेंगल का डंडर इनिट चलाओ। पर क्या आपने कॉल में ये देखा कि आज आपको खुद एज अ पैरामीटर सेल भेजना पड़ रहा है ना? तो इसका मतलब अगर आप ये सेल देना भूल गए तो ये कोड एक्सेप्शन दे देगा। दूसरी बात, कल को मान लीजिए ये रेक्टेंगल ना होकर फिगर हो जाती, फिगर, तो क्या ये रेक्टेंगल नाम चेंज करके फिगर करना पड़ता? है ना? पाइथन कहती है अगर तुम चाहते हो इतना भी तुम्हें ना करना पड़े, ना तुम्हें सेल भेजना पड़े, ना पेरेंट क्लास का नाम चेंज हो तो तुम्हें कोड बदलना पड़े, तो तुम रेक्टेंगल की जगह किसका नाम यूज कर लो? तुम रेक्टेंगल की जगह सुपर बोल दो। राइट? जब आप सुपर बोलेंगे तो पाइथन समझ रही है कि इस क्यूबॉइड की सुपर कौन? इस क्यूबॉइड की सुपर रेक्टेंगल। तो यहां से पाइथन जंप मारेगी रेक्टेंगल की तरफ और रेक्टेंगल का कॉल कर लेगी कौन सा मेथड? रेक्टेंगल का कॉल कर लेगी डंडर इनिट मेथड। क्लियर है? और आपको क्या नहीं भेजना पड़ेगा? आपको सेल्फ भी नहीं भेजना पड़ेगा। आई होप मेरी बात समझ आ रही है। नहीं नमन, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिटेल्स में दूंगा अगले लेक्चर में। ऐसा कुछ नहीं है कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो, ये कहीं भी हो तो भी दिक्कत है, तो भी दिक्कत नहीं है, ना हो तो भी दिक्कत नहीं है। उतना रेस्ट्रिक्टेड नहीं है जितना जावा में होता है। क्लियर? वेरी गुड।